प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पार्ट थर्ड है ना। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जरूर देखें, तभी पार्ट थर्ड समझ में आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो पार्ट थर्ड के अंदर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो है उसके अंदर मैंने आपको बेसिक्स क्लियर करवा दिए हैं सारे, ठीक है। और अभी तक हम जो आर्टिकल है, आई थिंक 43rd आर्टिकल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर डीलिंग विद द 44th आर्टिकल, ठीक है, 44th आर्टिकल ऑनवर्ड्स। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेट जागृति अवस्थी who scored AIR second rank, right? So she is our plus student। अगर आप देखेंगे इसी तरह से और भी अनअकैडमी के जो लर्नर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कराया इस बार यूपीएससी सीसी प्रिपरेशन के अंदर। अगर आप देखेंगे टॉप 50 के अंदर हमारे 17 स्टूडेंट्स हैं। यू कैन सी दिस वन, द नेम ऑफ दिस स्टूडेंट्स, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू कर सकते हैं या फिर आइकनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है? प्लस सब्सक्रिप्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी 100+ टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जिसके अंदर वीकली टेस्ट मिलेंगे आपको, जिसके अंदर स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। दिस इज द प्लस प्लेटफॉर्म, राइट। प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर ये सारी फैसिलिटीज आपको इसके अंदर प्रोवाइड होगी, राइट। इसी तरह से हम बात करें तो इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज विल बी अवेलेबल टू यू, टेस्ट सीरीज ऑफ 80 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगी और बहुत सारे इनोवेटिव कोर्सेज के अंदर आप देखेंगे। आंसर राइटिंग के अंदर स्पेशल कोर्सेज, प्लस करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल कोर्सेज, एनसीईआरटी के ऊपर स्पेशल कोर्सेज, बहुत सारे एजुकेटर्स मेरे जैसे यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से एक सब्सक्रिप्शन है दैट इज नोन एज आइकनिक सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर क्या होगा कि प्लस के बेनिफिट्स जो हैं वो तो सब कुछ अवेलेबल होगा आपके पास। अलॉन्ग विद द प्लस बेनिफिट्स देयर आर सम अदर बेनिफिट्स, जैसे कि आपको पर्सनलाइज्ड कोचिंग इसके अंदर मिल जाएगी। मतलब एक स्पेशल टीम होगी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मेंटरशिप प्रोवाइड करेगी वो आपको, जिसमें पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एज वेल एज स्टडी प्लानर, ये सब चीजें इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी, राइट। तो इनका फीस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं इसके अंदर। दिस इज द प्लस फीस स्ट्रक्चर, इसमें 49,500 इज द फीस, ठीक है। अगर आप लाइव डीबी कोड यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट इसके अंदर अवेलेबल हो जाता है और 44,550 विल बी द इफेक्टिव फीस। लाइव डीबी कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइव डीबी कोड आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा। आई विल बी प्रोवाइड यू माय पर्सनल गाइडेंस व्हेन यू आर यूजिंग दिस कोड लाइव डीबी। आइकनिक कोड के अंदर तो आइकनिक के अंदर भी आप लाइव डीबी कोड यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट, पर यहाँ पर तो आपको पूरी एक टीम ही मिल जाएगी आपके लिए जो आपकी पर्सनलाइज्ड कोचिंग करेगी, जो आपकी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप करेगी। जब आप टेस्ट देंगे तो आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा। इस तरह से आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर ये सब फैसिलिटीज मिलेंगी। एक और सब्सक्रिप्शन है दैट इज नोन एज ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन। ऑप्शनल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। तो आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में भी ले सकते हैं 27,500। इसके अंदर लाइव डीबी कोड यूज करो, 10% डिस्काउंट मिलेगा और 24,750 के अंदर आपके सारे ही ऑप्शनल, जितने भी ऑप्शनल हैं यूपीएससी सीएससी के, वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। और इसके अंदर भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, तो अगर आपको एक एजुकेटर का ऑप्शनल पसंद नहीं आता है तो आपको दूसरे एजुकेटर्स पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उन सबके एजुकेटर्स, ठीक है। जैसे मैं खुद पहले विजन है इसमें पढ़ाता था, तो यहाँ पर अनअकैडमी पे आप शिफ्ट हो चुके हैं, तो आपको सभी जो भी टॉप एजुकेटर्स होंगे, जो कि टॉप इंस्टीट्यूशंस के एजुकेटर्स हैं, वो सभी अनअकैडमी पे आपको अवेलेबल रह जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं देखना पड़ेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और आप सारे के सारे एजुकेटर्स की फैसिलिटीज आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। आप इन चेहरों को समझ सकते होंगे, ये हमारे कुछ एजुकेटर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने ज्योग्राफी कॉम्बैट इसके अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई है ज्योग्राफी कॉम्बैट के थ्रू। एंड दिस कॉम्बैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। हर संडे को 11 बजे कॉम्बैट होता है। यू कैन सी दिस वन 11 AM अक्टूबर 3 को भी ये कॉम्बैट हुआ है। इसी तरह से आने वाले समय में भी और भी कॉम्बैट होगा। इस कॉम्बैट के लिए लाइव डीबी कोड आपको यूज करना है, जिसके अंदर आप अट्रैक्टिव प्राइसेस जीत सकते हैं वंस यू ज्वाइन दिस कॉम्बैट और पार्टिसिपेट इन द कॉम्बैट और स्कोर गुड मार्क्स, राइट। इसी तरह से 20 अल्टीमेट बुक्स आर प्रोवाइडेड बाय द अल्टीमेट एजुकेटर्स। 20 अल्टीमेट बुक्स का मतलब क्या है? दिस बुक्स आर मेड बाय आवर टॉप एजुकेटर्स, जो भी इसके अंदर बहुत ही प्रिसाइसली से बहुत ही पत्ते नोट्स हैं जो कि आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। यू डू नॉट नीड टू बाय एनी बुक। ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी, राइट। इसी तरह से लोन फैसिलिटीज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द अनअकैडमी। यहाँ पर भी आप कोड यूज कर सकते हैं, लाइव डीबी कोड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो लाइव डीबी कोड एक ये है जो कि आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। कोई भी फ्री कोर्स को देखने के लिए, फ्री क्लास को देखने के लिए आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरह से एक और प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का। दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, जो कि लर्निंग ऐप पर आपको मिलेगा। यहाँ पर भी बहुत सारी फ्री क्लासेस मेरी हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं प्लस के अंदर क्या पढ़ा रहा हूँ स्पेशली, ये देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स आपको यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एथिक्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर कंप्लीट आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ इसके अंदर पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट की गारंटी मेरी है। वंस यू जॉइन द अनअकैडमी विद द प्लस सब्सक्रिप्शन, दिस 3 कोर्सेज विल बी अवेलेबल टू यू, राइट।
इसी तरह से अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है अनअकैडमी चुनौती 2.0। इसके अंदर भी लाइव डीवी कोड आप यूज करिए और आपको 10% डिस्काउंट अवेलेबल होगा। इसी तरह से 29 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो गए। आप देख रहे हैं 1 ईयर प्रिपरेशन, ठीक है, 2 ईयर प्रिपरेशन। और ये जो टॉप एजुकेटर्स, दिस आर द टॉप एजुकेटर्स जो कि आपको टॉप इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी मिल जाएंगे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, ठीक है। ये भी अनअकैडमी में पढ़ाने लग गए और 18 अक्टूबर से नया बैचेस स्टार्ट हो गया। आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच का नाम पढ़े एक बार सबको एक क्वालिटी एनहांसमेंट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम विल बी देयर, ठीक है। चलिए जब आप प्रीलिम्स अपना खत्म कर देंगे तो आपको प्रीलिम्स के बाद, ठीक है, हम आपको क्या करने वाले हैं, जो भी प्रीलिम्स के बाद हम आपका फंडामेंटल्स इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप लोगों के फंडामेंटल्स, बहुत हुआ करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई है इस साल के, पर अगले साल मैं करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और करंट अफेयर के साथ साथ आपके फंडामेंटल्स भी मैं आपको इसके अंदर इंप्रूव करूंगा। और यहाँ पर देखिए हिस्ट्री क्लास की एनसीईआरटी से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी एनसीईआरटी मैं इसके अंदर कराऊंगा। हिस्ट्री कराऊंगा, पॉलिटिकल साइंस की कराऊंगा। तो 11 अक्टूबर से नया बैच यूट्यूब पे स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। दो स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैन जॉइन दिस वन, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, डीपीएसपी पार्ट 3, ठीक है। तो पार्ट 2 तक हम कर चुके हैं, पार्ट 3 अपन करेंगे। पार्ट 3 के अंदर अब आर्टिकल 44 से हम स्टार्ट करते हैं। 44 आर्टिकल क्या कहता है कि भारत एक देश, वन कंट्री है, ठीक है, अलग अलग देश नहीं है, पर इसमें बहुत सारे रीति रिवाज है, ठीक है। तो यहां पे ऐसे बोला है कि सिविल कोड जो होगा, सिविल कोड नॉट क्रिमिनल कोड, सिविल कोड जो है दैट शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब ये एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो। कि देखिए बहुत सारे जो पर्सनल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग सिविल कोड्स डिजाइन है, ठीक है। तो इसके अंदर आर्टिकल 44 के अंदर कह रखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी देयर, ठीक है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर एक ही सिविल कोड हो, ठीक है, एक ही सिविल कोड हो पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। ये इसके अंदर बोला गया आर्टिकल 44 के अंदर। तो दिस इज क्लियर कि भाई देखिए बहुत सारे देश हैं, देश के अंदर बहुत सारी वैरायटी है, जैसे मुस्लिम के अंदर शरीयत लॉ फॉलो होता है, राइट। उसी तरह से देखिए क्या होता है कि स्टेट जो है, ये समझो इसके अंदर, इसको समझने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो जो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट जो है ना, अगर आप स्टेट को देखोगे तो स्टेट के पास ऐसा है कि एक होता है पर्सनल स्फीयर, ठीक है, और एक होता है पब्लिक स्फीयर, ठीक है। तो स्टेट जो है पब्लिक स्फीयर के अंदर तो काम बना सकता है, ठीक है, पर पब्लिक स्फीयर के अंदर तो लॉस बना सकता है, पर स्टेट मिनिमम इंटरफेरेंस करता है किसके अंदर, पर्सनल स्फीयर्स। पर्सनल स्फीयर का मतलब क्या है, जैसे मैरिजेज हो गया, दैट इज पर्सनल स्फीयर, ठीक है। तो जो पर्सनल स्फीयर है उसके अंदर मिनिमम इंटरफेरेंस चाहता है स्टेट, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसलिए क्या होता है कि जो डिफरेंट कस्टम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट स्क्रिप्चर्स के अंदर जो कोड्स दे रखे हैं उनको फॉलो करते हैं हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग। बट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसके अपोजिट बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक ही तरह का सिविल कोड होना चाहिए, एक कंट्री है तो एक ही तरह का सिविल कोड हो, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड टू रिप्लेस पर्सनल लॉस बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर एंड कस्टम्स, ठीक है। तो ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा चाहता है कि पर्सनल लॉ के पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के पर जो भी अलग अलग तरीके से बना रखा है, ठीक है, अलग अलग तरीके से सिविल कोड्स बना रखे हैं, उनको हटाकर हम एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है आर्टिकल 44 के अंदर, ठीक है। मेजर रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया विद ए कॉमन सेट ऑफ द रूल्स गवर्निंग एवरी सिटीजन, हर सिटीजन को एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स गवर्न करे, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है। क्या किसी देश के अंदर, क्या किसी स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? यस, देयर इज ए स्टेट दैट इज नोन एज गोवा, ठीक है। तो गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके अंदर कोई भी कस्टम्स और ट्रेडिशन की बेसिस पे सिविल कोड नहीं है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ने सबके लिए सारे कस्टम, सारे ट्रेडिशन के लिए एक ही सिविल कोड बना रखा, राइट। दिस इज द गोवा, राइट। देखिए ये है शाहबानो केस, ठीक है। इस शाहबानो केस के अंदर मैं आपको बताता हूँ, यूसीसी के अंदर एक केस है शाहबानो केस। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये बोल चुका है, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट कर चुका है पार्लियामेंट को टू फ्रेम ए यूसीसी इन ईयर 1985। कभी ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है यूसीसी पे? देखो अभी यूसीसी हमारे कंट्री में नहीं है, ठीक है, एक ही स्टेट के अंदर फॉलो होता है, दैट इज गोवा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शाहबानो केस के अंदर, ठीक है, शाहबानो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर शुड बी व्हाट, देयर फर्स्ट टाइम डायरेक्टेड द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को कहा था कि आप फ्रेम करें यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रेम करें ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कल्चर, स्क्रिप्चर्स की बेसिस पे सिविल कोड नहीं होने चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड करें, राइट।
So this is Article 44. I hope this is clear to everyone. Now we come toward the Article 45. What is Article 45 that we have to understand? इसको पढ़ें एक बार आप. इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है that is this one, एज. एज क्या है इसके अंदर, इसमें कंफ्यूजन रहता होगा आपको. अभी विद इन 5 मिनट्स में इसके अंदर क्लियर कर देता हूँ. देखिए क्या कर रहा है, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड करना चाहिए विद ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल तक के लिए, ठीक है, एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है. ये ओरिजिनल में लिख रहा है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे बोला गया है. बट ये 10 साल के लिए का मतलब क्या है, कम से कम 10 साल के लिए तो करे, ठीक है. मतलब विद इन 10 ईयर्स, मतलब कि 10 ईयर के अंदर अंदर करे, मतलब 10 साल के अंदर अंदर स्टेट को ऐसा करना चाहिए. क्या करना चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. बोले एक बार मेरे साथ, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. तो आर्टिकल 45 के अंदर क्या बात हो रही है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करें फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज डैश. अब ये एज क्या है इसके अंदर, ये अपन समझते हैं, ठीक है. इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, ये समझो, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, कि 10 साल के अंदर अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन जब आया है उसके कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 10 साल के अंदर अंदर स्टेट को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए. किस एज ग्रुप को, दैट आई विल लेट यू नो, ठीक है. तो देखो ओरिजिनली जो एज ग्रुप था ना, दैट वाज 0 से 14 ईयर. ओरिजिनली ये था 0 से 14 ईयर, राइट. ओरिजिनली जो ये था वो एज ग्रुप था, वो 0 से 14 ईयर था. अगर हम देखें आर्टिकल 45 के अंदर, डीपीएसपी के अंदर, ओरिजिनली जो एज ग्रुप था दैट इज अप टू 14 ईयर. और उन्नी कृष्णन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था अप टू 14 ईयर्स, 14 साल तक, मतलब 0 से 14 तक का बोला गया. बट अब ये समझो, बिल्कुल ध्यान से समझना, दिस इज इंपॉर्टेंट. बट 21A आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 21A क्या है, ये फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू एजुकेशन को, है ना, राइट टू एजुकेशन को क्या बना दिया गया, राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया. किस ग्रुप के लिए, 6 से 14, राइट. 6 से 14 के लिए राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया. 6 से 14 ईयर की एज के लिए राइट टू एजुकेशन. तो पहले तो ये 0 से 14, अब समझो डीपीएसपी के आर्टिकल 45 के अंदर पहले तो ये 0 से 14 था कि 0 से 14 कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए. पर 6 से 14 किसने बना दिया, 6 से 14 आर्टिकल 21A के अंदर आ गया. तो इसका कोई मतलब रह गया नहीं, ये तो 21A के अंदर आ गया, फंडामेंटल राइट के अंदर आ गया. तो अब डीपीएसपी में बच गई एज 0 से 6. तो ये जो एज है, दिस इज व्हाट, दिस इज 0 से 6. ये आपको इसके अंदर समझना है. ओरिजिनली इट वाज 14 ईयर, अप टू 14 ईयर, बट क्योंकि 6 से 14 कहां चले गए, 21A के अंदर चले गए, तो अब 0 से 6 के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे. आर्टिकल 45 के अंदर यहां पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 ईयर लिखना है. वो आप समझ गए. कहने का मतलब क्या है, मैं आपको वो वापस बता देता हूं, उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. सब इधर देखें कि ओरिजिनल आर्टिकल 45 के अंदर क्या दे रखा है, आप क्या दे रखा है बताएं. ओरिजिनल आर्टिकल 45 के अंदर दे रखा है 0 से 14 ईयर की एज को हमको क्या है, कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कर देनी है. 0 से 14 ईयर्स के बीच में बच्चों को, जो भी बच्चे आएंगे उनको कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कर देनी है. ठीक है, क्या किस में लिख रखा है, आर्टिकल 45 के अंदर लिख रखा है, राइट. आर्टिकल 45 के अंदर ये लिख रखा है. बट आर्टिकल 21A के अंदर, आर्टिकल 21A क्या है, फंडामेंटल राइट. इसके अंदर कौन सी कैटेगरी चलेगी, 6 से 14 वाली इसमें चलेगी. बची कौन सा, बच गए 0 से 6, और 0 से 6 अब आर्टिकल 45 के अंदर है. आर्टिकल 45 के अंदर 0 से 6 है. क्या ये बात आपको समझ में आई. तो आर्टिकल 45 के अंदर आप यहां पे देखेंगे, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर and education for all the children until they completed the age of 6 years. 0 से 6 आर्टिकल 45. पहले क्या था, 6 से 14, बट पहले था 0 to 14, बट 6 से 14 चला गया फंडामेंटल राइट के अंदर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो यहां तक क्या आर्टिकल 45 तक आपका कंप्लीट हुआ. इज दिस क्लियर टू एवरीवन, प्लीज लेट मी नो. चलिए, तो 46 आर्टिकल क्या कहता है, देखिए, स्टेट शैल प्रमोट. अब 46 आर्टिकल में क्या होगा, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके, यहां पर देखो. तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल कास्ट के बारे में बात कही है, ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल कास्ट के बारे में बात कही है, तो आपको बोलना है हाँ कही है. ठीक है, ये आपको बोलना है कि हाँ कही है. एक सेकंड,
जस्ट गिव मी सेकंड। है ना, तो ये आपको कहना है शेड्यूल कास्ट के बारे में बात कही है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात कही है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब डीपीएसपी, डीपीएसपी बोल रहा हूं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया था। क्या डीपीएसपी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात कही गई है? हाँ बिल्कुल कही गई है। स्टेट शैल प्रमोट विद इन द स्पेशल केयर education and the economic interest of the weaker section of the society of the people and in particular for the scheduled caste and scheduled tribes। ठीक है, तो weaker section as well as scheduled caste as well as और particularly scheduled caste scheduled tribe के बारे में हो रही है, and shall protect them from the social injustice and all form of exploitation। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 46 का। सबसे पहले इसमें क्या क्या बातें कर दी भाई, देखो सोशल जस्टिस में प्रोवाइड कर दिया, एक्सप्लॉयटेशन ना करोगे तुम। दूसरा तुम्हारा एजुकेशन जो होगा और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी सिक्योर कर दिया। ये आर्टिकल 46 की खासियत है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। इसी तरह से आप आर्टिकल 47 के अंदर आएंगे, स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्या बचा पूछा क्या रहेगा 47 आर्टिकल के अंदर, क्या रहेगा कि भाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्या करो, राइज करो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाओ, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, और इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ का इंप्रूवमेंट करो। ठीक है, ये इसकी प्राइमरी ड्यूटीज है। तो ऐसा बोला जाए कि अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी व्हाट आर द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ द स्टेट, दीस आर द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ द स्टेट। इसके अंदर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल एंड पब्लिक हेल्थ को इंप्रूवमेंट करने की बात कही गई है। स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट ऑफ लिबर्ट इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स शुड नॉट बी देयर। ठीक है, तो स्टेट को इसके अंदर शराब बंदी के ऊपर जो कानून बनते हैं, ठीक है, उसके अंदर यही कहते हैं कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है। कौन सी डीपीएसपी में लिखा हुआ है साहब, 47 में जाकर देखो, स्टेट शैल एंडेवर ऐसे करना चाहिए टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर द मेडिकल पर्पस के लिए करो ऑफ किसका, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स। तो शराबबंदी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कहाँ है, किस पार्ट के अंदर है कि शराबबंदी वाले कानून बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? दिस इज देयर इन द डीपीएसपी आर्टिकल 47, राइट। इसी तरह से 48 आर्टिकल अपन चलते हैं। 48 आर्टिकल के अंदर एग्रीकल्चर, अब कुछ क्या बचा है भाई, सब इंसानों के बारे में सब बात हो गई है। अब 48 आर्टिकल में क्या बचा होगा, 48 आर्टिकल के अंदर गाइस एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात की गई है। एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न एंड द साइंटिफिक लाइंस, मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन के ऊपर, एंड शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स फॉर, क्या स्टेप्स लेना चाहिए, प्रिजर्विंग एंड इंप्रूविंग द ब्रीड्स, जो हमारे इंडिजीनियस ब्रीड है उसको प्रिजर्व करें, उसको इंप्रूवमेंट करें। प्रोहिबिटिंग स्लॉटर ऑफ काउस, तो भाई गौ रक्षा इसके अंदर बता रखा है, इसके अंदर है 48 आर्टिकल के अंदर है, डीपीएसपी के अंदर है, काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए। तो जब भी काउ स्लॉटर की बात करते हैं कि प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ द काउस एंड द काउस एंड अदर मिल्क एंड ब्रॉट कैटल, तो कभी भी इसके बारे में बात करते हैं, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भाई कि स्टेट को करना चाहिए। तो जब भी शराबबंदी की बात होती है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये लिखा 47 आर्टिकल के अंदर इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, 48 आर्टिकल के अंदर ये लिखा देखिए कि स्लॉटर ऑफ काउस को रोकना चाहिए। ठीक है, तो गौ हत्या, ठीक है, गौ हत्या जो होता है उसके ऊपर कानून बने, ऐसा क्या लिख रखा है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बोलता है। ठीक है, तो कभी ऐसा आ जाए कहां पर लिखा हुआ है तो भैया डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ, ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। आर्टिकल 49 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अब एनिमल के बारे में बात हो गई, इंसानों के बारे में बात हो गई, मैटरनिटी लीव, वर्कर, सबके बारे में बात हो गई। वर्कर का कौन सा आर्टिकल था बताएं, ऑल वर्कर इंडस्ट्रियल एज वेल एज एग्रीकल्चर, कौन सा आर्टिकल था जल्दी बताएं, आर्टिकल 43 याद कराया था, 43 3 को थोड़ा सा उल्टा कर दो, डब्ल्यू बन जाता है, डब्ल्यू से वर्कर अपन को याद रखना था। ठीक है, ये अपन को ऐसे आर्टिकल की फॉर्म में, मैं आपसे पूछूं आर्टिकल 47 क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब आर्टिकल 47 जो था दैट वाज रिलेटेड टू द क्या, बचा कुछ जो भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज वेल एज रेजिंग न्यूट्रिशन, ठीक है, प्लस शराबबंदी, ये आपको याद रखना है, राइट। चलिए 49 आर्टिकल की बात करते हैं। 49 आर्टिकल के अंदर अब सब कुछ हो गया है। अब हमको पता है हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन सा, मैं कह दूं कल को मेरा घर हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस वो वाले जो कि पार्लियामेंट मेड बाय पार्लियामेंट अंडर लॉ, उनको हमें ऑब्लिगेशन है स्टेट की कि उनको प्रोटेक्ट करें, टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट ऑफ द प्लेस और द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस। समझ में आ रहा है?
क्या क्या मॉन्यूमेंट्स को, प्लेस को, कौन से, कहाँ, कौन बनाया है, जिसको पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी मेड नेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस है किस किस चीज से, कि वो खराब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, स्पॉइलेशन, डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन से रोकना है, रिमूवल, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट एज द केस में भी, इन सबसे स्टेट को बचाना है भाई। आर्टिस्टिक, मॉन्यूमेंटल प्लेसेस, आर्टिस्टिक और हिस्ट्रिकल इंटरेस्ट वाले चीजें जो हैं, जो किसने कह रखा है, जो पार्लियामेंट ने लॉ से कह रखा है। कल ऐसा है कि पार्लियामेंट ने लॉ से कह रखा है, ये आपको इंपॉर्टेंटली इसके अंदर याद रखना होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आर्टिकल 49 इज कंप्लीट, राइट। आर्टिकल 49 आपका इसके अंदर कंप्लीट हुआ, राइट। इसके में यस, इस तरह से हम आर्टिकल 50 अब हम देखेंगे, जो दैट इज आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 3 बार पूछ लिया गया प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर, प्लस एक बार मेंस के अंदर भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, राइट। तो मेंस के अंदर भी लिख सकते हैं, ऐसे के अंदर भी लिख सकते हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, 2020 के अंदर भी क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो तो। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, देखो जुडिशरी जो होता है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, एग्जीक्यूशन करना, किसी भी लॉ का एग्जीक्यूशन करना, दैट इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी का क्या है कि एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं हुआ तो आप जुडिशरी के पास ही जाएंगे। अगर मान लो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों एक ही है ना, कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कर रहा है जुडिशरी को, तो जुडिशरी कैन नॉट क्रिएट चेक एंड बैलेंसेज ऑन एग्जीक्यूटिव, राइट। इसलिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग होना चाहिए, दैट इज आर्टिकल 50। ये देखिए, ये है पिछले साल का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है यूपीएससी। कितना इजी है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल डायरेक्टली यार 50 आर्टिकल के अंदर से किसी ने भूल कर भी पढ़ लिया होगा डीपीएसपी, तो बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड इन व्हाट, डीपीएसपी। सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज की क्लास जो होगी आपकी, दैट विल बी, अच्छा वो आपकी क्लास जो होगी, मैंने एक दिन पहले ली है वो क्लास, ठीक है। मतलब कि आपका जो क्लास है वो 8th को है, ठीक है, 8th को हुई है क्लास फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो वो क्लास जो है दैट वाज देयर, उसका लिंक मैं आपको इसके अंदर डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो क्लास है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर से देख जाना, ठीक है। वो वाली क्लास आपको देखनी है जरूर से जरूर, राइट, ठीक है। तो आर्टिकल 50 के अंदर ये है। सेकेंड क्वेश्चन, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंजॉयड बाय ऑब्वियसली डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन इस तरह के आर्टिकल 50 के अंदर, इतने सिंपल के आर्टिकल के अंदर से। इसको भी बच्चे गलत करके आए थे पिछली बार, ठीक, मेरे स्टूडेंट्स भी गलत करके आए थे, सर हमने लगा दिया है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लगा दिया प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भाई, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो तुमको रटा रखा था। फिर भी एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि कभी कभार हम इतने ईजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को भी अपन गलत कर देते हैं। आर्टिकल 51 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब कुछ नहीं बचा, अब इंटरनेशनल की तरफ चल जाओ। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आदमी हो गए, इंसान हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, जानवर हो गए। इसके बाद हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के पास चले गए, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51 आर्टिकल, ये हमारा क्या है, फॉरेन पॉलिसी का भी पार्ट है। फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, और क्या है, फोस्टर रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो भी इंटरनेशनल लॉ है उसका रेस्पेक्ट करें, ठीक है। चाइना की तरह नहीं कि इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन कोई नहीं मान रहा, राइट, हम करें। एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर एंड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, बिना लड़े आर्बिट्रेशन के थ्रू हम क्या करें, हमारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करें। इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कहता है, हम गांधी की लैंड के लोग हैं, ठीक है। वी आर एट द लैंड ऑफ द गांधी, इंडिया इज द लैंड ऑफ गांधी एज वेल एज गौतम बुद्धा एज वेल एज महावीर जैन, राइट। तो हम इनके धरती पे पैदा हुए लोग हैं, तो हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमने अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से आर्टिकल 51 लिखा है। तो कब याद है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कहाँ है, तो आर्टिकल 51 के अंदर है, डीपीएसपी के अंदर है। और इसी के साथ आपके सब समाप्त हुए हैं डीपीएसपी पर। अभी भी प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इसके अंदर याद रखने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं डीपीएसपी के जो मैं आपको कराऊंगा। इससे पहले ये देखते हैं अपन क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन, कहां पर है, डीपीएसपी के अंदर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली हो सकता है ये क्वेश्चन आ गए, ठीक। तो अभी समझो कि डीपीएसपी जो है वो
कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, कुछ प्रिंसिपल इसके सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, कुछ प्रिंसिपल इसके लिबरल प्रिंसिपल है, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं और कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स है। तो पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल वो है प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ फॉर द वेलफेयर स्टेट। ये सारे जो है 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47, आर्टिकल 47 दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द सोशलिस्ट प्रिंसिपल, है ना। डीपीएसपी को डिवाइड कर रखा है कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर। तो ये जो है सब सोशलिस्ट प्रिंसिपल है जो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसी तरह से गांधीयन प्रिंसिपल है जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस है, ठीक है। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहला सबसे बड़ा प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, फिर 43 जिसके अंदर हम वर्कर्स की बात करें, 43B आर्टिकल 46, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सप्लॉयटेशन और इन सबका रोकना, ठीक है। 47 आर्टिकल, 48 आर्टिकल, ये सब चीजें क्या है, 47, 48 आर्टिकल, ये सब बातें हम कर रहे हैं किसके अंदर, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर। दिस आर द गांधीयन प्रिंसिपल। तो ये मैंने आपको इसके अंदर लिख दिया है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आता है 2012 के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के अंदर। तो यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इसके अंदर करा दिए, प्लस जो भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन थे वो भी इसके अंदर डाल दिए मैंने। तो देखिए 2012 के अंदर ये क्वेश्चन है किसके अंदर, कौन सी प्रिंसिपल को गांधीयन प्रिंसिपल बोला गया है, ठीक है। कंसिडर प्रिंसिपल मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसिडर फॉलोइंग अंडर, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि गांधीयन प्रिंसिपल, तो इसमें आ सकता है सोशल प्रिंसिपल भी आ सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल भी आ सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए स्कोरिंग स्टूडेंट इनटू यूनिफॉर्म, आर्टिकल 44 गांधीयन प्रिंसिपल में आता है क्या, नहीं आता था। आर्टिकल 44 इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पड़ता है, जस्ट प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन द रूरल एरिया, यस, ठीक है। तो आर्टिकल सो सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड एंड थर्ड ओनली, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दिस आर द इंटेलेक्चुअल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, आर्टिकल 44, 45, 48, 49, 50, 51 दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द लिबरल प्रिंसिपल, राइट। अच्छा, कुछ डीपीएसपी अमेंडमेंट्स के थ्रू आई है, ठीक है, राइट। तो नई डीपीएसपी है कि मतलब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, अमेंडमेंट्स के थ्रू आई है। तो ये डीपीएसपी है आर्टिकल 39A, 43A, 48A, ये आपको इसके अंदर इस तरह से याद कर सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कौन सी डीपीएसपी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, तो ये डीपीएसपी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। विद रेफरेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर एडेड बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख लें इसके अंदर जो ये होगा दैट इज टू मेक जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, ये पहले से था, राइट। टू प्रोहिबिट क्लाउ स्लॉटर, ये भी पहले से था। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी पहले से था। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, जस्टिस, इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, 39A जो होगा दैट विल बी द बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपने देखा 39A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस इसके अंदर बता दिए। कुछ फैक्ट्स हैं डीपीएसपी के जो आपको याद रखना है, ठीक है, और हम फिर एंड करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। डीपीएसपी जो है रिजेंबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ था, आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। The word of the B.R. Ambedkar, directive principles of state policy are like the instrument of instruction that are mentioned in the Act of 1935, Government of India Act 1935 के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस थे उसकी तरह इसके अंदर बोला जाता है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट को कुछ डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्टिव्स दे रहा है, ये मैंने आपको बताया था पहले। अच्छा, ये किससे आया है, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, ठीक है। ये कैसे याद करोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इच्छा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है आई विश मैं अच्छा करता हूं कि स्टेट ऐसा करे, ठीक है। यही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो आई विश की जगह अपन ने आयरिश कर दिया, ठीक है। आई विश इसको हटाकर अगर अपन कहें आई विश को डब्ल्यू को हटाकर आयरिश कर दिया, आयरलैंड से बना हुआ ये। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सी चीज कहां से है, डेराइव है। तो इसके अंदर देखेंगे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड, दैट इज करेक्ट, ठीक है। दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम के अंदर, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, ठीक है। So that's all for today's class. Thank you so much for listening me so nicely, so peacefully, and very very best of luck to your examination. सब अच्छे से रिलैक्स माइंड के अंदर अपना एग्जामिनेशन दे, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू, ठीक है। अपन ने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं बच्चों, हमने स्टैटिक पोर्शन में भी काफ़ी कुछ पोर्शन मैंने कवर कराया। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनका एग्जाम आई होप कि करंट अफेयर्स बहुत सारे भर के करंट अफेयर्स पूछे जाएं और आप अच्छे स्कोर करें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। कैसी रही आपकी यूपीएससी 2020 की प्रिपरेशन,
ये भी आप बताएं, और कितने हमारे वीडियोस आपको हेल्प करें ये भी आप इसके अंदर लिखें, और अच्छे से एग्जाम देकर आएँ और रिलैक्स माइंड में एग्जाम दें। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस एग्जाम आल्सो। बाय बाय।